हेलो गुड इवनिंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नागौर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तू आगाज तो कर, तू आगाज तो कर, शोर है वो तेरी सफलता मचाएगी। क्या शोर तेरी सफलता मचाएगी। तब तक है वो खामोश बैठे रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। ठीक है, जब सफलता मिलने के बाद में तो गाजे बाजे के साथ में बाहर निकलेंगे। तो साथियों आज आ चुके हैं वापस हम लोग क्या है एक नई सीरीज के साथ में। साथियों कल है वो किसी कारणवश हमारी सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई, किसी कारणवश कल आप लोगों की लाइव सेशन नहीं हो पाया। तो साथियों आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। बस आज शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। तो सभी साथी इस लाइव सेशन को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक भी पहुंचा दीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए धांसू सीरीज ये रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए, भले राजस्थान पुलिस हो, वनपाल, वनरक्षक, एलडीसी, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी है, जहाँ जहाँ राजस्थान जीके पूछा जाता है वहाँ वहाँ ये क्लास क्या है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। भले राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो भी साथी नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर का जो मैंने टारगेट दिया था वो आप पूरा नहीं कर पाए हो। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम पड़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो भी नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपने अंत में 30 प्रश्न हमने लिए हैं, 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। 15 प्रश्न सही कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्रश्नों का लेवल थोड़ा अलग है, आज थोड़ा हार्ड रहने वाला है। देखते हैं आपकी तैयारी का आकलन पूरा हो जाएगा इन प्रश्नों से कि आपकी तैयारी कितनी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, वनरक्षक के लिए और ग्राम सेवक तो हो चुकी है, बाकी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था। तो यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, कमेंट सेक्शन है वो मतलब आप लोगों के लिए क्या है खुला पड़ा है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। सभी को साथियों गुड इवनिंग, हेलो, राम राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। एक बार बोल देता हूँ फिर बोलोगे कि सर आपने हमको बोला ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर द्वारिका, यहाँ पर ए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो मीरा ने है अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन, बी है निज़ामुद्दीन, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो शेख हमीदुद्दीन है, मतलब पिछली क्लास में पढ़ा है, नागौर में जो सूफी संत है शेख हमीदुद्दीन, उनकी है वो क्या है मज़ार है, उनकी क्या है दरगाह है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर रैदास है, नाथ मुनि है, सी पीपा जी और डी है जाम्बो जी। आपको पता है जाम्बो जी को क्या माना जाता है, जो पर्यावरण वैज्ञानिक भी जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जाता बातें नहीं करेंगे ताकि समय पर हम लोगों का रिवीजन हो पाए, 30 प्रश्नों के उत्तर हम लोग कर पाए। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम क्या होगा। बाबा रामदेव, रुणीचा वाला धनी है ना, बाबा रामदेव। तो एकदम करेक्ट आंसर सभी के सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंत में कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हो। तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है। ए है हिंदू, बी है बौद्ध, सी है जैन, डी है सिख। तो आप सभी को पता ही है जो तेरहपंथी संप्रदाय है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है साथियों। तेरहपंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किस धर्म से, जैन धर्म से तेरहपंथी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्द से जल्द कमेंट आ जाने चाहिए। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ए है रामसनई, बी है निम्बार्क, सी है विश्नोई और डी है वल्लभ संप्रदाय। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में आप सभी को पता है रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय पीठ भी बोलते हैं। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है, भक्ति आंदोलन का
आदि पुरुष कहा जाता है। जो भक्ति आंदोलन पूरे भारत के अंदर शुरू किया गया था, उस किसके द्वारा शुरू किया गया था भक्ति आंदोलन को? तो यहाँ पर है रामानंद, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु को और रामानुज को। तो भक्ति आंदोलन है वो किसके द्वारा? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने चारों दिशाओं के अंदर 4 मठों की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है। बाबूजी को अवतार माना जाता है। आपको बताना है बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। राजस्थान के अंदर बाबूजी महत्वपूर्ण लोक देवता हुए हैं, तो आपको बताना है बाबूजी को अवतार माना जाता है किसका? लक्ष्मण का, बी राम का, सी शत्रुघ्न का और डी भरत का। तो आप सभी को पता है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है पूरी स्लाइड का, ताकि आप लोगों को रात में पढ़ रहे हो नाइट के अंदर, ताकि कोई समस्या आपको नहीं हो, आप मतलब आसानी से इस क्लास को देख पाओ। थोड़ा अच्छा भी लगता है ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन। तो राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है। राजस्थान के हर परीक्षा में बाबूजी से संबंधित प्रश्न आपको पता है पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाबूजी की पूजा की जाती है। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है बाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? आपको मैं बता दूं रेबारी जाति है ये बाबूजी की अर्चना करती है, पूजा अर्चना करती है। अब आपको ये बताना है कि जो रेबारी जाति द्वारा बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं, पवाड़े नहीं है पावड़े गाए जाते हैं, ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? लेकिन एक बात आपको बता दूं साथियों, जो बाबूजी की फड़ बाची जाती है वो रावण हत्था के साथ बाची जाती है, लेकिन यहाँ पर जब फावड़ों की बात की जाती है तो फावड़ों के साथ में माठ वाद्य यंत्र आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवताओं को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कौन से लोक देवताओं को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं, अभी मैंने बताया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट सेक्शन की क्या ऐसी की तैसी कर दो, जल्द से कमेंट सेक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर बाबूजी है वो इनकी पूजा करते हैं। कौन? रेबारी जाति के लोग बाबूजी की पूजा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। भले इस प्रश्न के लिए क्या लगाना चाहिए? स्टार लगा देना चाहिए। तो राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? तो केसरिया कुंवर जी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक लोक देवता है, तो आप सभी को याद रखना है केसरिया कुंवर जी किसके बेटे हैं? तो बाबूजी के गोगा जी के बेटे माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, 14वां प्रश्न है ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध हनुमाना तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? हाँ, यहाँ पर बताना ये आपको है। जो ददरेवा है पहली बात तो चुरू में है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। आपको बताना इन दोनों के अलावा राजस्थान में गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहे तो तीसरा तीर्थ स्थल कौन सा है? वो है गोगा जी की ओल्डी। और आपको मैं बता दूं गोगा जी की ओल्डी सांचौर में स्थित है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। सभी लोग कमेंट करेंगे गुड, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तैयारी है सभी लोगों की, सभी को शुभकामनाएं, है ना, सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छी तैयारी। हाँ, 15वां प्रश्न है कमधन, बाल ब्रह्मचारी तथा कल्याण नाम से किस लोक देवता को माना जाता है? इतने सारे उपनाम है इस लोक देवता के, आपको बताना है इन उपनामों से किस लोक देवता को माना जाना जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन कल्ला जी राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 16वें प्रश्न की तरफ। शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? नहीं पर अंडरलाइन करना है आपको। कुछ जाति क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर क्या माना जाता है वो समझ लेते हैं और गलत कर लेते हैं, तो आपको नहीं पर ध्यान रखना है। तो शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है, राइट है। बच्चों की सुरक्षित भी कहा जाता है, राइट है। महामाई भी कहा जाता है शीतला माता को, ठीक है, लेकिन दादी जी नहीं कहा जाता है। दादी जी सती माता को कहा जाता है, नारायणी देवी को दादी जी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ, 17वें प्रश्न की तरफ।
हाँ, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? आपको बताना है माता कैला देवी, करणी माता, आईजी माता। लेकिन मैं बता दूं साथियों, आईजी के जो मंदिर है उसको दरगाह कहा जाता है। लेकिन अब आपको बताना है कि मठ किस लोक देवी के मंदिर को कहा जाता है। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, करणी माता का जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 18वें प्रश्न की तरफ। दीपावली के अवसर पर पेंजण नृत्य किया जाता है, किस प्रदेश के अंदर किया जाता है पेंजण नृत्य? पेंजण नृत्य की जब बात करते हैं, कहाँ भग रही है स्लाइड? हाँ, तो ये पेंजण नृत्य है, ये कहाँ पर किया जाता है? तो पेंजण नृत्य आपको पता है बागड़ प्रदेश में। कहाँ पर किया जाता है? बागड़ प्रदेश में दीपावली के अवसर पर पेंजण नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी के आराध्य में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य साथियों पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं लांगुरिया नृत्य को। प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए वापस रिपीट हो गया। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी के आराध्य में किया जाता है? तो एकदम कैला माता करौली के लोक देवी के मतलब आराध्य के रूप में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और राजपूत स्त्रियां लांगुरिया नृत्य ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न वापस आ गया। टेक्निकल टीम गलतियां कर रही है, नहीं अभी तो कोई बात नहीं। 20वां प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर है, ए में है सहरिया, बी में है गरासिया, सी में है भील, डी में है डामोर। तो आपको बताना है वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा गरासिया जनजाति संबंधित है वालर नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वालर नृत्य आपको याद रखना है किससे? वालर नृत्य की आपको याद रखना है गरासिया जनजाति से। चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, हाँ, गरासिया पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? जो गरासिया पुरुष होते हैं, गरासिया जनजाति के पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? तो यहाँ पर नेजा नृत्य है, बी है मोरिया, सी है रायण नृत्य और डी है गौर नृत्य। तो सभी साथियों को बताना है। कमेंट सभी लोगों के आ जाने चाहिए। क्या कमेंट सभी लोगों के आ जाने चाहिए? मैं वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का। तो किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को क्या है अच्छे समझ लेते हैं। ये बात हमको क्या है दिमाग में रखनी है। बुरे तो क्या है हम लोग हैं जो हर किसी को अच्छा समझते हैं। हमें क्या करना है साथियों? अपना ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है। लोगों के बारे में क्या है नहीं सोचना है। तो क्या है लोगों के बारे में सोचेंगे तो क्या है लोगों का हम कुछ नहीं होना है, हमारा ही बुरा होना है। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों 21वें प्रश्न का उत्तर सभी लोग आप लोगों को पता है तो जल्दी दे सकते हो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। तो आपको पता है रायण नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ, बंजारा जाति की स्त्रियों द्वारा चांदनी रात में नव यौवना मछली का स्वरूप धारण कर कौन सा नृत्य करती है? जो बंजारा जाति है इसकी स्त्रियां चांदनी की रात में नव यौवना मछली का स्वरूप धारण कर कौन सा नृत्य करती है? तो यहाँ पर ए में है मयूर नृत्य, बी में है कोयल नृत्य, सी में मछली नृत्य और डी में है हिरणवी नृत्य। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर मछली नृत्य है, वो बंजारा जाति की स्त्री पुरुष महिलाएं करती है, नव यौवना मछली का रूप धारण करके। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ये नृत्यांगना है। कौन है? फल्गुबाई नृत्यांगना है फल्गुबाई। अब आपको बताना है कि इनका संबंध किस नृत्य से है। तो फल्गुबाई का संबंध आपको बता दे कि चरी नृत्य से। किस नृत्य से है? चरी नृत्य से संबंध है। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हाँ, चरी नृत्य मुख्यतः संबंधित है। अब आपको बताना है साथियों कि चरी नृत्य किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ए में है कुशलगढ़, बी में किशनगढ़, बी में किशनगंज और सी में किशनगढ़ और डी में है कामा। तो आपको पता ही है जो चरी नृत्य किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है चरी नृत्य। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, तो क्लास आपको पूरी देखनी है, मिस नहीं करना एक भी प्रश्न। 30 प्रश्न मैं पूरे करवाने में कम से कम 20 मिनट लगाता हूँ, तो 20 मिनट में आपका कुछ नहीं होना है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा राजस्थान की कला संस्कृति का। मैं बाकियों की तरह आपको लेकर नहीं बैठा रहूँगा 2-2 घंटे। एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे तो आप पीछे पीछे भूलते जाएंगे वापस, तो आपको कुछ भी याद है वो नहीं रहेगा। तो आप क्या है जितना कम हो सके कम याद करो, ज़्यादा एक साथ में याद करने की कोशिश मत करो। ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो पिछला भूलते जाओगे।
चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? क्या चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? 25वें प्रश्न में आपको उत्तर सभी को बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 25वें का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चंपाकली आभूषण है गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सभी को बताना है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए में है गर्दन, बी में है कान, सी में है सिर, डी में है नाक। शीश फूल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद, बहुत इंपॉर्टेंट ये आभूषण है। 26वां प्रश्न है। तो शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है? शीश पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। नाम ही क्या है? शीश फूल है। तो आपको पता ही होगा शीश यानी सिर। तो शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आलरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। तो यहाँ पर रखड़ी एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? माथे पर पहनी जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अब आप लोगों की सीरीज मुझे लग रहा है खत्म होने वाली है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आप लोग सही करते हो। हाँ, 28वां प्रश्न है। बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सभी साथियों को बताना है। बारी आभूषण पहना जाता है। ए है गले में, बी है नाक में, सी है कानों में, डी है कलाई में। तो साथियों बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाड़ी बोलते हैं ना, जो कानों में नाकों में पहनते हैं बाड़ी। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर नाक में पहनते हैं बारी आभूषण। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। सूप नामक आभूषण का संबंध है चूप यानी दांतों में पहने जाते हैं। पता है आपको चूप? तो यहाँ पर चूप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो चूप आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। अब साथियों आपका लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज का, आज की क्लास का। तो सभी लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि आपके 30 में से 15 प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। 30वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाले आभूषण का नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर टीका, बूली, टोटी, रिमझोल। तो जो आभूषण कान पर पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? टोटी बोलते हैं। क्या साथियों? टोटी बोलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर रहे हो। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए लाइव का तो आप सभी लोग लाइव जुड़ जाए। और कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज के प्रश्न कैसे लगे हैं, रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सभी लोग अपनी राय इस वीडियो के अंदर देंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।